नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का पाठ देखने जा रहे हैं। आज हम दूसरी इकाई का 5वां पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति देखने जा रहे हैं। इस पाठ की रचना लेखक सुनील शास्त्री इन्होंने की है। पाठ का शीर्षक ईमानदारी की प्रतिमूर्ति और इस शीर्षक में एक शब्द है ईमानदारी। हम सभी ईमानदारी इस शब्द से परिचित है। ईमानदारी इस शब्द का मतलब हम जानते हैं। सरल शब्दों में ईमानदारी इस शब्द का मतलब होता है सच्चाई, वफादारी। और आमतौर पर हम इस शब्द का तात्पर्य पैसों का लेन देन, आर्थिक व्यवहार से लगाते हैं। पैसों का लेन देन और आर्थिक व्यवहार में सच्चाई होना मतलब ईमानदारी। लेकिन क्या ईमानदारी शब्द का मतलब इतना सीमित है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। ईमानदारी यह एक व्यापक संकल्पना है। ईमानदारी का मतलब सिर्फ आर्थिक व्यवहारों में सच्चाई होना मात्र इतना नहीं है। ईमानदारी का संबंध व्यक्ति के हर कृति से आता है। ईमानदारी मनुष्य के आचरण में होती है, ईमानदारी मनुष्य के विचारों में होती है, ईमानदारी मनुष्य के सोच में होती है। और मनुष्य को तभी ईमानदार कहा जा सकता है जब उसका आचरण पूर्णतः सत्य हो और वह अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से अंजाम देता हो, उसे ही हम ईमानदार कहेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश आज के दौर में हम पाते हैं कि यह मानव गुण हमें लोगों में अभाव से ही दिखाई देता है। आज इस गुण की हमें लोगों में कमी दिखाई देती है। परंतु ऐसा नहीं है कि आज किसी में ईमानदारी बची नहीं है। आज भी हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जो ईमानदारी की मिसाल है। और ऐसा ही कुछ हम इस पाठ में देखने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। प्रतिमूर्ति माने प्रतिमा, मूर्ति। और इस पाठ के माध्यम से ऐसी ही एक ईमानदारी की प्रतिमा, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति को लेखक ने हमारे सामने रखा है। यहाँ पर मैं संक्षेप में लेखक का परिचय देता हूँ। लेखक सुनील शास्त्री जी का जन्म 13 फरवरी 1950 को लखनऊ में हुआ। लेखक सुनील शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र है। आप एक राजनेता भी है। आपने सक्रिय राजनीति में भी हिस्सा लिया है। आप लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश के प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में अपना योगदान देते रहे। लंबे अरसे तक आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे। एक राजनेता होने के साथ साथ आप कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों के सामने हमेशा व्यक्त करते रहे हैं। आपकी
प्रमुख कृतियाँ है लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी, और इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है। इसके पश्चात हम गद्य संबंधी थोड़ी जानकारी लेंगे। हमारा पाठ ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, यह एक संस्मरण है। अब यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है, संस्मरण क्या है? तो संस्मरण एक ऐसी विधा है जहाँ लेखक स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या वस्तु पर लिखता है। अर्थात स्मृति के आधार पर किसी वस्तु या व्यक्ति पर लिखा गया लेख संस्मरण कहलाता है। तो इस संस्मरण के माध्यम से लेखक ने अपने पिताजी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का हमें परिचय कराया है। इस संस्मरण के माध्यम से लेखक ने हमें उनके गुणों से परिचित कराया है। शास्त्री जी के गुण ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, परोपकारकता, इन गुणों को लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से हमारे सामने इस संस्मरण के माध्यम से रखा है। तो इस पाठ के माध्यम से हम देखते हैं कि लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का हमें परिचय दिया है, उनके गुणों की यहाँ पर चर्चा की है। अपने पिताजी का परिचय देते हुए और उनके व्यक्तित्व को हमारे सामने रखते हुए लेखक इस बात का जिक्र करते हैं कि उनके जीवन में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा स्थान रहा है, बहुत महत्व रहा है। लेखक कहते हैं कि जब तक पिताजी थे उनके जीवन में किसी भी प्रकार का अभाव न था। पिताजी के न रहने पर उनके जीवन में सबसे बड़ा वही अभाव था और वही कारण था कि लेखक को बैंक में नौकरी करनी पड़ी थी। जब लेखक का जन्म हुआ तब लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस मंत्री थे। उस जमाने में गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। उसके बाद वे केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहे। अब शास्त्री जी के पास एक छोटी गाड़ी थी। उस छोटी गाड़ी को देखकर लेखक के मन में हमेशा यह विचार आता कि काश उनके पास छोटी गाड़ी के बदले बड़ी गाड़ी होती। अब शास्त्री जी 1964 में देश के प्रधानमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें इम्पाला शेवरलेट गाड़ी मिली। बड़ी गाड़ी थी, आलीशान गाड़ी थी और उस गाड़ी को देखकर लेखक के मन में हमेशा यह इच्छा होती थी कि कब उन्हें मौका मिले और उस गाड़ी को चलाए। हमेशा ऐसे मौके की वे खोज में रहते थे। अब वे प्रधानमंत्री के पुत्र थे,
कोई आम व्यक्ति नहीं थे। अब प्रधानमंत्री के पुत्र होने के कारण अब उनके आदेश देने की हिम्मत भी खुल गई थी। एक दिन उन्हें कहीं दावत पर जाना था, तो उन्होंने शास्त्री जी के निजी सचिव सहाय साहब से कहा कि ड्राइवर को इम्पाला लेकर उनके रेसिडेंस की ओर भेज दे। 2 मिनट में इम्पाला गाड़ी उनके निवास स्थान के सामने खड़ी थी। अब इन लोगों को गाड़ी की सवारी करनी थी। लेखक के साथ उनके बड़े भाई अनिल भी थे। अनिल भैया ने तो साफ मना कर दिया था कि वे गाड़ी नहीं चलाएंगे। तब लेखक ने ड्राइवर से चाबी मांगी और उससे बैठकर आराम करने के लिए कहा हम अभी आते हैं, और गाड़ी लेकर दोनों निकल पड़े। उस सवारी को लेखक याद करते हैं, बड़ी शानदार सवारी थी। उस सवारी को याद करके आज भी लेखक के बदन में कपकपी महसूस होती है। अब लेखक जहाँ उन्हें जाना था वहाँ पहुँचे, और बातचीत में समय कैसे व्यतीत हुआ कुछ मालूम न पड़ा। भोजन हुआ, बातें चलती रही, काफ़ी समय हो चुका था। फिर उन्हें समय का ख्याल आया कि बाबूजी लौटे होंगे। वे घर लौटे। अब चिंता यह थी कि बाबूजी को मालूम पड़ा तो पूछताछ करेंगे, नाराज होंगे। उससे वे बचना चाहते थे, इसलिए गेट के पहले ही उन्होंने गाड़ी रोक दी। पैदल चलकर गेट के पास आए, संतरी को सैल्यूट न लगाने का आदेश दिया और चुपचाप गेट खोलने के लिए कहा, और यदि गेट आवाज़ करता है तो उसे खुला छोड़ देने के लिए कहा, और संतरी ने भी उनकी सूचना के अनुसार किया। दोनों चुपचाप पिछले दरवाजे से घर के अंदर घुसे। घर के अंदर जाते ही उन्हें उनकी माता, जिन्हें वे अम्मा जी कहते थे, वे दिखाई दी। उनसे पूछा क्या बाबूजी आ गए। उन्होंने उनके बारे में पूछताछ की तो अम्मा जी ने जवाब दिया कि बाबूजी आ गए, और उन्होंने उन्हें बता भी दिया। अब अम्मा जी ने बाबूजी से क्या कहा, बाबूजी की उस पर क्या प्रतिक्रिया रही, यह पूछने की दोनों भाइयों की हिम्मत न हुई। उन्होंने अम्मा जी को सिर्फ इतनी सूचना की कि वे देर सुबह तक सोना चाहते हैं, इसलिए सुबह किसी को उनके कमरे में न भेजें। सुबह 5:30 पौने 6 बजे होंगे, तभी लेखक को दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। वे बिस्तर से ही चिल्लाए, देर रात सोया हूँ, सुबह देर तक सोना चाहता हूँ, सोने दो। उन्हें लगा कोई नौकर चाय लेकर आया होगा। फिर दरवाजे पर दस्तक पड़ी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो लेखक क्रोधित हुए, चिढ़ गए और बड़बड़ाते हुए
दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़े। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने बाबूजी को अर्थात अपने पिताजी शास्त्री जी को पाया। वे शर्मिंदा हुए, पिताजी से माफ़ी मांगी। पिताजी ने भी उस बात को उतनी गंभीरता से न लिया और उन्हें चाय पीने के लिए चाय के टेबल पर आने के लिए कहा। लेखक जल्दी जल्दी तैयार हुए, हाथ मुंह धोया और चाय की टेबल पर पहुंचे। वहाँ पर वे पिताजी के साथ बैठे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पिताजी को सब कुछ मालूम है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं किया। कुछ समय बाद चाय पीते पीते शास्त्री जी ने लेखक से पूछा, अम्मा जी ने कहा कि आप लोग आ चुके हो और आप लोग कहते हो देर से आए, कहाँ गए थे? तो लेखक ने जवाब दिया, दावत पर गए थे। तो इस पर शास्त्री जी प्रश्न करते हैं, कैसे गए थे? क्योंकि जब वे घर लौटे तो फिएट गाड़ी जो परिवार के इस्तेमाल के लिए थी वो गेट पर ही खड़ी थी। तो ये लोग कैसे गए? लेखक जवाब देते हैं, इम्पाला शेवरलेट से गए थे। तो इस पर शास्त्री जी कहते हैं कि तुम लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक हो गया है। अब पिताजी की इस बात को सुनकर लेखक को ऐसा लगा कि बाबूजी ने उस बात को उतनी गंभीरता से न लिया और इम्पाला शेवरलेट गाड़ी चलाने का उन्हें बार बार अवसर मिलेगा। उसके बाद शास्त्री जी ने लेखक से ड्राइवर को बुलाने के लिए कहा। ड्राइवर आया। शास्त्री जी ने ड्राइवर से पूछा, क्या वह लॉग बुक रखता है, उसमें एंट्री करता है? तो ड्राइवर ने हाँ में जवाब दिया। तो वे ड्राइवर से पूछते हैं कि इन लोगों ने कितनी गाड़ी चलाई? ड्राइवर बोलता है 14 किलोमीटर। तो शास्त्री जी ड्राइवर से कहते हैं, तुम लॉग बुक में एंट्री करो 14 किलोमीटर निजी इस्तेमाल। अब भी दोनों भाइयों की समझ में शास्त्री जी की बात नहीं आई थी। उसके बाद शास्त्री जी ने लेखक को अम्मा जी को बुलाने के लिए कहा और शास्त्री जी अम्मा जी से कहते हैं, सहाय साहब से कहना कि 60 पैसे किलोमीटर के हिसाब से 14 किलोमीटर के पैसे सरकारी कोष में जमा कर दे। बस शास्त्री जी का इतना कहना था, दोनों भाई फूट फूट कर रोने लगे। वे रोते रोते अपने कमरे की ओर दौड़े और काफ़ी देर तक रोते रहे। उनकी रुलाई रुकते नहीं रुक रही थी। तो यहाँ पर हमें शास्त्री जी की ईमानदारी की मिसाल मिलती है। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उन्हें काफ़ी सुविधाएं भी प्राप्त थी।
लेकिन उन सुविधाओं का इस्तेमाल वे कभी भी अपने स्वयं के लिए या अपने परिवार के लिए करना उचित नहीं समझते थे। अब 14 किलोमीटर गाड़ी चला लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वह बात शास्त्री जी को स्वीकार न थी। वे न तो स्वयं के लिए सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहते थे, नहीं अपने परिवार जनों के लिए। तो शास्त्री जी की ईमानदारी सिर्फ इसी संदर्भ में हमारे सामने है ऐसी बात नहीं। यदि हम शास्त्री जी का चरित्र देखें तो हमें उनके ईमानदारी के कई किस्से मालूम पड़ेंगे। जब वे रेल मंत्री थे, उनके कार्यकाल में दुर्भाग्यवश एक रेल दुर्घटना घटी थी। हालांकि वह दुर्घटना उनके कारण नहीं हुई थी, लेकिन रेल मंत्रालय का जिम्मा उनके ऊपर था और इसलिए उस बात के लिए वे अपने आप को जिम्मेदार मानते थे। उन्होंने अपने रेल मंत्री पद का तुरंत इस्तीफा दे दिया। यह उनकी ईमानदारी थी। सिर्फ वे कहने के लिए, बोलने के लिए ईमानदार नहीं थे, तो उनके कार्य के माध्यम से भी उनकी ईमानदारी हमें दिखाई देती है। तो अब शास्त्री जी की इस ईमानदारी का, उनकी सोच का लेखक पर भी गहरा असर पड़ा था। लेखक बैंक में नौकरी करते थे। बैंक में प्रबंधक पद पर वे कार्यरत थे। उसके बाद वे सक्रिय राजनीति में आए, लेकिन उस घटना का असर उन पर आजीवन रहा। उस बात को वे कभी भूल नहीं पाए और जीवन में कभी भी सरकारी चीज़ों का स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उनके बच्चे साइकिल से स्कूल जाते थे, बारिश होने पर रिक्शे से स्कूल जाते थे। बच्चे उनसे कहते थे, दूसरे लोगों के बच्चे सरकारी गाड़ी से स्कूल आते हैं, आप हमें सरकारी गाड़ी से क्यों नहीं भेजते? तो लेखक उन्हें समझाने का प्रयास करते, लेकिन कई बार उन्हें समझाना कठिन हो जाता। तो ये तो कभी कभार फिर लेखक बच्चों को अपनी गाड़ी से स्कूल छोड़ दिया करते थे। तो ये शास्त्री जी के व्यक्तित्व का, उनकी ईमानदारी का लेखक पर असर था। और यहाँ पर हम यह भी देखते हैं कि कई बार माता पिता का हमारे व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। माता पिता अपने बच्चों का व्यक्तित्व बनाते हैं। हम देखते हैं कि बच्चों को कई चीज़ों का आकर्षण होता है और उन चीज़ों की कल्पनाएं उनके मन में होती है
और उन कल्पनाओं को बच्चे वास्तव में उतारने का प्रयास करते हैं। प्रयास होता है, लेकिन बच्चे होते हैं, उन्हें दुनियादारी की उतनी समझ नहीं होती, उनके हाथों गलतियां होती है। अब बच्चे क्या करते हैं? अपनी गलतियों को माता पिता से छिपाते हैं। उन्हें डर लगता है कि माता पिता उन्हें डांटेंगे। यहाँ पर बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। यदि बच्चे अपनी गलतियाँ माता पिता को बताए तो हो सकता है माता पिता समझदारी से काम ले, उन्हें डांटने के बजाय उन्हें समझाए और उन्हें संवरने का, सुधरने का अवसर दे। ऐसा ही कुछ हम यहाँ पर पाते हैं। लेखक द्वारा गलती हुई थी, लेकिन शास्त्री जी ने अलग ढंग से उन्हें समझाया था। यदि यहाँ पर शास्त्री जी लेखक और उनके भाई को डांटते फटकारते तो हो सकता इस बात का उल्टा असर होता, और जो पाठ उन्हें मिला था शायद वह न मिल पाता। यहाँ पर लेखक ने शास्त्री जी के कई गुणों की चर्चा की। शास्त्री जी का और एक गुण था सादगी। उनके जीवन का सिद्धांत था सादा जीवन उच्च विचार। और शास्त्री जी इस सिद्धांत का प्रतीक थे। लेखक कहते हैं, उन्हें उनका बचपन याद आता है और कहते हैं कि बचपन में बाबूजी कई बार उन्हें अपने निजी काम सौंपते थे और लेखक भी बड़ी निष्ठा से बाबूजी का काम पूर्ण करते थे। एक दिन शास्त्री जी ने लेखक को पास बुलाया और उनसे कहा कि उनकी अलमारी काफ़ी बेतरतीब यानी अस्त व्यस्त हो गई है, तो वे उसे ठीक कर दे और कमरा भी ठीक कर दे। तो लेखक ने स्कूल से लौटने के बाद अलमारी ठीक करने के लिए कहा। लेखक स्कूल से लौटे और उन्होंने अलमारी और कमरा ठीक से लगा दिया। अब दूसरे दिन लेखक स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे तो शास्त्री जी ने लेखक को अपने पास बुलाया, उनके काम की तारीफ की और उनसे पूछा कि उन्होंने उनके कुर्ते कहाँ रखे। अब लेखक कहते हैं कि वे कुर्ते यहाँ वहाँ से फट रहे थे, इसलिए उन्होंने वे कुर्ते अम्मा जी को दे दिए। अब शास्त्री जी उनसे पूछते हैं कि अब कौन सा महीना चल रहा है, तो वह अक्टूबर का अंतिम सप्ताह था और उसके बाद नवंबर का महीना अर्थात जाड़े का मौसम। शास्त्री जी कहते हैं कि जाड़े के मौसम में वे कुर्ते काम आ सकते थे। अंदर वे खादी के कुर्ते पहनते और ऊपर से कोट। शास्त्री जी उनसे कहते हैं कि वे खादी के कुर्ते थे और खादी का वस्त्र बिनने वाले की काफ़ी मेहनत लगती है।
लेखक से शास्त्री जी कहते हैं कि खादी के वस्त्र का एक एक धागा महत्वपूर्ण है और एक एक धागे का पूर्ण इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद लेखक गौर से शास्त्री जी के कपड़ों को देखने लगे, क्या पहनते, कैसे पहनते, कितनी किफायत से रहते। तो एक दिन लेखक ने देखा कि शास्त्री जी अपना खादी का कुर्ता अम्मा जी को सौंप रहे थे और कह रहे थे कि इनके रुमाल बनवा देना। यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार शास्त्री जी का खादी पर प्रेम था। यहाँ पर खादी से प्रेम तो था ही, लेकिन खादी से प्रेम होने के साथ साथ उन्हें खादी का वस्त्र बीनने वालों की मेहनत की कदर थी। हमेशा वे सादे वस्त्र पहनते थे। सादगी यह उनका एक गुण था और हम देखते हैं कि मानव जीवन में इस सादगी पूर्णता की काफ़ी अहमियत है। हम देखते हैं जो लोग सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं उनकी आवश्यकताएं सीमित होती है और उनका जीवन भी सरल होता है, सहज होता है। जो लोग दिखावा करते हैं उन्हें कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिखावा सिर्फ असलियत को छिपाता है, असलियत को बदलता नहीं है। इसलिए हमें शास्त्री जी के इस गुण पर भी गौर करना चाहिए, उनकी सादगी को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो और शास्त्री जी के और एक गुण की लेखक ने यहाँ पर चर्चा की है, उनकी परदुःकारकता। परदुःकारकता माने दूसरों के प्रति हमदर्दी। लेखक शास्त्री जी का जब विवाह हुआ तो उन्होंने चढ़ावे के रूप में अपनी पत्नी को सिर्फ 5 ग्राम सोने के आभूषण दिए थे। लेकिन जब मुंह दिखाई की रस्म हुई, वहाँ उनकी पत्नी को ढेर सारे आभूषण मिले। सभी रिश्तेदारों ने उनके लिए कुछ न कुछ लाया था। कुछ दिनों पश्चात शास्त्री जी बहादुरगंज रहने के लिए गए थे। वहाँ पर उनके चाचा जी रहते थे। उनको कारोबार में कुछ नुकसान हुआ था और कारोबार के नुकसान की रकम भरने की जिम्मेदारी शास्त्री जी पर आन पड़ी थी। अब एक दिन शास्त्री जी अम्मा जी को दुनिया की समस्याएं, मनुष्य की मजबूरियां समझाते हुए उनसे उनके गहने मांगते हैं। तब कुछ समय के लिए अम्मा जी हिचकिचाती है, पर दूसरे ही पल अपने सारे आभूषण निकाल कर देती है। सिर्फ 3 आभूषण, बिछुआ, नथनी और टीका, क्योंकि ये उनके सुहाग के आभूषण थे, तो उन्हें छोड़कर बाकी सारे आभूषण वे उन्हें सौंप देती है। फिर उस समय तो शास्त्री जी कुछ न बोले, लेकिन दूसरे दिन वे उनसे कहते हैं कि उन्होंने उन्हें जीवन में सिर्फ दुख दिया, सुख नहीं दिया। सुख देना तो दूर, उनके गहने भी उन्होंने उतरवा लिए। इस पर अम्मा जी कहती है
कि ये समय भी बदलेगा और उनका असली गहना तो उनके पतिदेव है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि शास्त्री जी की सफलता में कुछ हद तक उनकी पत्नी का भी योगदान था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें शास्त्री जी से परिचित कराते हैं, उनके गुणों से परिचित कराते हैं। अब क्या पाठ का उद्देश्य मात्र इतना ही है? नहीं। शास्त्री जी से परिचित कराना या उनके गुणों से परिचित कराना मात्र इतना पाठ का उद्देश्य नहीं है। तो शास्त्री जी से हम प्रेरणा प्राप्त करें, उनके गुणों को अपनाएं, उनके गुणों को अपने चरित्र में उतारें और उनके जैसे बनने का थोड़ा बहुत प्रयास करें। यह इस पाठ का उद्देश्य है। इस बात के लिए यहाँ पर हमें लेखक प्रेरित करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारा यह पाठ संपन्न होता है। अब मैं आपके लिए कुछ गृह कार्य देता हूँ। आपको मैं यहाँ पर एक विषय देता हूँ, सादा जीवन उच्च विचार। इस विषय पर आपको अपने विचार अपने नोटबुक में लिखने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ भी मैंने यहाँ पर कहा आप लोगों को ठीक से समझा होगा और मुझे सुनने के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।